वेलकम बैक टू ई केमिस्ट्री क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अल्कोहल फॉर्मेशन देख लिया था। अल्कोहल का निर्माण हम लोग करा रहे थे। अल्कोहल निर्माण की बहुत सारी रिएक्शन, जैसे कि एल्किल हैलाइड से एल्कीन से हाइड्रोबोरोनीकरण वगैरह, ये सब हमने देखा था। लास्ट रिएक्शन हमने जो देखी थी वो एमीन के लिए देखा था। एमीन से आप 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों प्रकार के अल्कोहल बना रहे थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अल्कोहल बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर उसी अल्कोहल का निर्माण कराया जाएगा जो ज़्यादा यूज़फुल होगी। और हमें पता है ज़्यादा यूज़फुल अल्कोहल कौन सी है, जो पीने योग्य है, जिसे अपन शराब कहते हैं, तो वो होती है आपकी एथेनॉल। पीने योग्य अल्कोहल जो है वो एथेनॉल है, C2H5OH। औद्योगिक स्तर पर मोस्टली इन दोनों अल्कोहलों का निर्माण कराया जाता है। एक तो है एथेनॉल, दूसरी है आपके पास मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल जो होती है ये होती है कच्ची शराब। ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि औद्योगिक स्तर पर जिसका निर्माण कराना है हमें, वो है एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल का निर्माण कैसे करा सकते हैं औद्योगिक स्तर पर, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, उद्योगों में किस तरह से आप अल्कोहल बना रहे हैं। लेबोरेटरी मेथड जो है वो तो हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे बना सकते हैं, उससे तो सभी तरह की अल्कोहल बनेगी, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर अब एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टार्च का। स्टार्च से आप बना सकते हैं, या फिर गन्ना फैक्ट्री, गन्ने से, शुगर से, शक्कर से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। अब स्टार्च हमें पता है किसमें होता है, जिसमें भी स्टार्च होता है आप उससे अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। आप अल्कोहल का निर्माण गेहूं से कर सकते हैं, आप इसका निर्माण मक्का से कर सकते हैं, आप इसका निर्माण चावल से कर सकते हैं, आप इसे आलू से भी बना सकते हैं। जिस भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होगा, आप उससे एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अल्कोहल को बनाने के लिए आपको कराना होगा उनका किण्वन। किण्वन का मतलब उन्हें लंबे समय तक रखना है एंजाइम्स के साथ, उसको सड़ाना है। बेसिकली किण्वन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अपन को उसको सड़ाना है, तब जाके अल्कोहल का निर्माण होगा, एथेनॉल का निर्माण होगा। ठीक है, इन सब में स्टार्च होता है। स्टार्च का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसका होलन लेकर चलते हैं अपन, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यहां पर अल्कोहल बनाने के लिए हम इसका होल ट्वाइस ले सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि इसके 2 मॉलिक्यूल हमने यहां पर ले लिए हैं। ठीक है, स्टार्च के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें एंजाइम्स को यूज करना है। एंजाइम्स हर वो यौगिक जिसके नाम के अंत में एस आ रहा हो, ASES, जाइमेस, डायस्टेस, इन्वर्टेस, माल्टेस, ये सब एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे कि शर्करा या शुगर के नाम के अंत में आता है ओस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, सेलुलोस, ये सब आपकी शर्करा मानी जाती है। ठीक उसी तरह से एंजाइम जो है उनके नाम के अंत में आपको एस देना होता है, जिसके नाम के एंड में एस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्च लिया है। स्टार्च की कराएंगे हम जल से अभिक्रिया, H2O। एंजाइम में यहां पर लेने जा रहा हूं माल्टेस। माल्टेस नामक एंजाइम हम यहां पर यूज करेंगे। क्या किया है, स्टार्च लिया है, स्टार्च के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ट्वाइस ऑफ C6H10O5 आप लिख सकते हैं, या फिर C6H10O5 का होल ट्वाइस भी आप लिख सकते हैं, बात बराबर होगी। जल के साथ हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, एंजाइम अपन ले रहे हैं माल्टेस। अब आप देखें कार्बन कितने हो जाएंगे, 12, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 20 and 2 22, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 10 + 1 11। तो कुल मिला के यहां पर बनने वाला है C12H22O11। ये आपकी एक शर्करा का सूत्र है। ठीक है, C12H22O11 शक्कर को भी इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, गन्ने को भी इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी भी शर्कराएं होती है जो स्वाद में मीठी होती है, C12H22O11। यहां पर आपने एंजाइम डाला है माल्टेस, तो ये जो बनने वाली शर्करा है इसे आप कहेंगे माल्टोस। देख लीजिए, एस और ओस आ गया है। एस है तो एंजाइम है, ओस है तो शर्करा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन सब चीजों में प्रचुर मात्रा में स्टार्च है, हमने स्टार्च लिया है, स्टार्च की जल से अभिक्रिया कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस। माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोस मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, माल्टोस लिया, C12H22O11,
इसमें एक और एंजाइम डाला हमने जिसका नाम है डायस्टेस। डायस्टेस नाम से पता पड़ा, डायस्टेस यानी कि डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा यानी कि इसको दो भागों में ये तोड़ देगा। यहां पर माल्टोज मिला है, माल्टोज को अपन ने डायस्टेस नामक एंजाइम के साथ रखा है। डायस्टेस नामक एंजाइम के साथ रखने पर यहां पर मिला C12H22O11 सॉरी C6H12O6 C6H12O6 यानी कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई C6H12O6 ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 22 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ पर तो 11 ही ऑक्सीजन थे, फिर ये एक्स्ट्रा कैसे हो गए? कुछ नहीं, जल लिया है ना साथ में, इसे ऊपर जल लिया था अपन ने साथ में, यानी कि जलीय विलयन में हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। हमने लिया था क्या? माल्टोस। माल्टोस का जलीय विलयन हमने लिया है, डायस्टेस नामक एंजाइम के साथ हम उसे रख रहे हैं। कार्बन 12 हैं, 6 हो गए हैं। हाइड्रोजन 22 और 2 24 24 हो गए, यानी कि 12 हो गए। ऑक्सीजन 11 थे, एक ये रहा 12, यानी कि 6 हो गए हैं। ये जो बने हैं ये दोनों ग्लूकोज हैं, ये दोनों के दोनों ग्लूकोज हैं। अब आप कहेंगे जब दोनों ही ग्लूकोज थे तो दो बार लिखने की क्या जरूरत थी? एक बार ही लिख देते। नहीं, 2 बार जानबूझ के लिखा है मैंने, क्योंकि जब मैं अभी शर्करा से यानी कि गन्ने से इसका निर्माण करूंगा तो यहाँ पर वापस से वो दोनों ही चीज़ें मुझे मिलेगी, लेकिन उसमें एक ग्लूकोज होगा, दूसरा फ्रुक्टोज होगा। तो जब स्टार्च से कर रहे हैं, स्टार्च में जब आपने शर्करा को 2 भागों में तोड़ा है डायस्टेस नामक एंजाइम की सहायता से, तो 2 ग्लूकोज मिले हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि किसी एक अभिक्रिया के लिए एक एंजाइम फिक्स है। कहने का मतलब, मान लीजिए मुझे एल्कीन का अपचयन कराना है, एल्कीन के अपचयन के लिए मैंने उत्प्रेरक लिया निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब मुझे कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराना है, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन के लिए मैंने ले लिया निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। वो उत्प्रेरक है, वो अलग अलग अभिक्रिया में भी सेम डाला जा सकता है, लेकिन एंजाइम का मतलब ये है कि विशिष्ट है। एक अभिक्रिया में एक ही एंजाइम काम में लिया जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्कोहल के निर्माण के लिए जाइमेस यूज में लेते हैं तो जाइमेस ही लेंगे। यहां पर ये जो माल्टोस है, माल्टोस को जब मैंने डायस्टेस के साथ डाला तो 2 ग्लूकोज बन गए हैं। अगर डायस्टेस होगा तो ग्लूकोज ही बनेंगे, इस अभिक्रिया में यही काम में लिया जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि आगे जो मैं अभिक्रिया कराऊंगा उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेंगे, तो फिर एंजाइम दूसरा लूंगा। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि 1 एंजाइम 1 रिएक्शन रूल फॉलो करते हैं। ये एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को प्रभावित करेगा। ठीक है, यहां पर हमारे ग्लूकोज बन गए हैं। अब उसके बाद आगे चलें, C6H12O6 ग्लूकोज हमारे पास आ गया है और ग्लूकोज से हमें अल्कोहल का निर्माण कराना है। अल्कोहल क्या है? C2H5OH है। कितने कार्बन हैं? 2 ही कार्बन हैं। यहां पर कितने कार्बन बाबा? 6 कार्बन है। कुछ नहीं करना, ग्लूकोज के अंदर मैंने डाल दिया है जाइमेस। ये जो जाइमेस नामक एंजाइम होता है ये पाया जाता है यीस्ट में। ठीक है, ग्लूकोज में हमने डाल दिया है जाइमेस, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जाइमेस नामक जो एंजाइम है ये अल्कोहल बनाने के लिए उत्तरदायी है, अल्कोहल के निर्माण के लिए ये उत्तरदायी है। जब आपने इसने जाइमेस डाला तो आपको मिला ट्वाइस ऑफ C2H5OH, ट्वाइस ऑफ C2H5OH। अल्कोहल आपको प्राप्त हो गया है, और जो अतिरिक्त कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ट्वाइस ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे। स्टार्च का ये प्रोसेस होगा, स्टार्च की ये अभिक्रिया होगी। वैसे स्टार्च से अल्कोहल का निर्माण इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर अल्कोहल बनाना है तो मीठी चीज़ से बनाया जाता है ज़्यादातर। गन्ना हो गया, शक्कर है, अंगूर है, संतरा है, इन सब से अल्कोहल का निर्माण कराया जाता है जिसमें ऑलरेडी थोड़ी मिठास हो। स्टार्च में ज़रूरी नहीं है मिठास हो। ठीक है, चावल जो होता है, चावल का मांड होता है, उसे निकाला जाता है। आलू होता है, आलू को लगातार बार बार धोया जाता है तो उसमें सफ़ेद रंग का जो पदार्थ जो विलेन निकलता है वो स्टार्च होता है। लेकिन स्टार्च से इतनी अधिक मात्रा में अल्कोहल का निर्माण नहीं होता। इनसे बनता है लेकिन लोकल लेवल पर, जैसे कि मनाली वगैरह में
चावल से शराब बनाई जाती है जिसे लुगड़ी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे अल्कोहल का निर्माण करा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है किससे? गन्ने से। आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, 6 कार्बन थे हमारे पास, तो 4 2 6 हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने थे? ऑक्सीजन 6 थे, तो 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं, 2 ये रहे, 6 हो गए। इसी तरह से आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी आप देख सकते हैं, 2 5 जा 10 और H इसके आगे 2 लग रहा है यानी कि 12। तो ये स्टार्च की अभिक्रिया थी। क्या किया आपने? एक बार फिर से देख लीजिए। स्टार्च का जलीय विलयन लिया है, उसमें डाला है आपने माल्टेज, तो आपको मिला माल्टोज। माल्टोज लिया है आपने, उसका जलीय विलयन लिया है, उसमें डाला आपने डायस्टेज, तो मिल गए 2 ग्लूकोज। फिर उसके बाद आपने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज में डाला आपने जाइमेज, तो आपको मिल गया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ जाएगी, यानी कि इसको शुद्धिकृत करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये थी स्टार्च से। अब हम बनाएंगे यहाँ पर अल्कोहल गन्ने से, ठीक है। गन्ने से या शक्कर से अल्कोहल किस प्रकार से बनाई जा सकती है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। गन्ना हो या शक्कर उद्योग हो, यानी कि गन्ने से शक्कर जब निकाल ली जाए, गन्ने के रस से जब शक्कर निकाल ली जाए, शक्कर का क्रिस्टलीकरण हो जाता है, तो यहां पर बचता है एक काले भूरे रंग का अपशिष्ट पदार्थ, काले भूरे रंग का अपशिष्ट पदार्थ जिसे अपन कहते हैं शीरा। गुड़ होता है, काला गुड़, कुछ कुछ वैसा दिखाई देता है, देसी गुड़ जिसे अपन बोलते हैं। तो गन्ना उद्योग है, गन्ना उद्योग में आपने गन्ने से शक्कर का क्रिस्टलीकरण कर दिया है, शक्कर को निकाल लिया है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है काले भूरे रंग का, उसे अपन कहते हैं शीरा। इस शीरे को किया जाता है तनु। शीरे को तनु करेंगे अपन किससे? जल से। इतना तनु करेंगे कि शीरे की जो सांद्रता है, शीरा सांद्रता, ये रह जाए 10%। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपके पास जो शीरा मिला है, लिक्विड पदार्थ है, आपको वो मिला है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया। अब उसमें इतना पानी डालना है आपको कि शीरा 10% रह जाए, यानी कि अगर 10 ml शीरा मिला है आपको, तो 100 ml पानी डाल देना है आपको उसमें, ठीक है, ताकि 10% सांद्रता रह जाए। शीरे की सांद्रता को 10% हमने रख दिया है। उसके बाद इसमें मिलाया जाता है अम्ल। अम्ल इतना मिलाएंगे कि इसकी जो पीएच है वो रह जानी चाहिए 4। क्या किया? सबसे पहले गन्ना उद्योग है, उसमें से आपने शक्कर निकाल ली है। शक्कर निकालने के बाद काले भूरे रंग का जो अपशिष्ट मिला है उसे आपने शीरा कहा है। शीरे को आपने पानी डालकर तनु किया है। इतना तनु किया है कि उसकी सांद्रता 10% रह जाए, और फिर उस 10% सांद्रता वाले शीरे के अंदर आपने मिलाया है अम्ल। अम्ल कितना मिलाया है? इतना मिलाया है कि उसकी पीएच रह जाए 4। इस विलयन को, किसको? जिस विलयन की पीएच 4 है, इस विलयन को अपन कहते हैं वार्ट। वार्ट नाम से जाना जाता है इस विलयन को। और फिर इस वार्ट को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बड़े बड़े पात्रों में कुछ दिनों के लिए गर्म किया जाता है, लगातार इसको रखा जाता है, यानी कि कराया जाता है इसका किण्वन। तब जाके आपको मिलती है अल्कोहल, पीने योग्य अल्कोहल, जिसे शराब कहते हैं, ठीक है। तो क्या किया? शीरा लिया, शीरे को तनु किया, इतना तनु किया कि सांद्रता रह गई 10%। 10% सांद्रता वाले में आपने मिला दिया है अम्ल। अम्ल कितना मिलाया कि विलयन की पीएच रह जाए 4। इस 4 पीएच वाले विलयन को अपन कहते हैं वार्ट। वार्ट को अपन ने 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बड़े बड़े पात्र में किण्वन कराया है, तब जाके अल्कोहल प्राप्त हुई है। ये तो है प्रोसेस। अब इसके पीछे की रिएक्शंस क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। गन्ना या शक्कर, फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11, यानी कि ये एक स्टेप हमारी खत्म हो गई। हमें यहां से चलना है। C12H22O11 ऑलरेडी है हमारे पास, पहले यहां अपन ने स्टार्च से बनाया था। तो मेरे पास है C12H22
O11, इसे मैं सुक्रोज कह दूं, इसे मैं शर्करा कह दूं, इसे मैं शक्कर कह दूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं, ठीक है। यहां पर इसका लिया है मैंने जलीय विलयन, देख लो यहां पर भी जलीय विलयन लिया था, माल्टोस का जलीय विलयन लिया था। यहां पर एंजाइम क्या डाला था, डायस्टेस। यहां पर मैं एंजाइम डालूंगा इन्वर्टेस। अगर डायस्टेस डालता तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिल जाते, जैसे माल्टोस, माल्टोस भी एक प्रकार की शर्करा है, सुक्रोज भी एक प्रकार की शर्करा है। अगर मैं डायस्टेस डालता तो फिर से मुझे 2 ग्लूकोज मिल जाते, लेकिन मैंने इन्वर्टेज डाला है तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक मिला है ग्लूकोज तो दूसरा मिला है फ्रुक्टोज, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा था मैंने। यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखने का मतलब यही है क्योंकि यहाँ पर 2 अणु ग्लूकोज के मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ग्लूकोज है तो दूसरा फ्रुक्टोज है। C6H12O6, C6H12O6, एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रुक्टोज है। अब उसके बाद का काम आपको पता है, लास्ट स्टेप तो यही है, यानी कि प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो दोनों की सेम है। लास्ट प्रोसेस में वही होगा, ग्लूकोज उठा लूँ चाहे फ्रुक्टोज उठा लूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, फिर से वही मैं डालूंगा इसके अंदर जाइमेस। जाइमेस पाया जाता है किसमें, यीस्ट में, तो फिर से ट्वाइस ऑफ C2H5OH प्लस ट्वाइस ऑफ CO2, वही होगा। यानी कि लास्ट रिएक्शन तो दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर कराया था वैसा ही यहाँ पर कराया है। स्टार्च वाली जो अभिक्रिया है उससे भी एक कम अभिक्रिया आपको करनी है। स्टार्च में पहले स्टार्च को आपको माल्टोस में कन्वर्ट करना था, यानी कि शर्करा में बदलना था। यहाँ पर पहले से आपके पास शर्करा है, शर्करा में आपने इन्वर्टेज डाला है, शर्करा का जलीय विलयन लिया है, एक ग्लूकोज मिला दूसरा फ्रुक्टोज मिला। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों में से किसी को भी उठाओ, उसमें जाइमेस डाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। शीरा है, शीरे की सांद्रता को अपन ने 10% कर दिया है, अम्ल मिलाया है, उसकी पीएच को 4 कर दिया है। इस विलयन को अपन ने वार्ट कहा है। वार्ट को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किण्वन कराया है। और मुझे पता है किण्वन कराने के लिए क्या काम में लिए जाते हैं, एंजाइम, इन्वर्टेज, जाइमेस, डायस्टेज, ये सब एंजाइम है, ये माल्टेज, ठीक है। तो अल्कोहल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण कुछ इस तरीके से कराया जाता है, ठीक। यहाँ पर अल्कोहल को औद्योगिक स्तर पर हमने बना दिया है। अल्कोहल निर्माण की अभिक्रियाएं जो है वो सारी यहाँ पर आपकी समाप्त हुई। अल्कोहल को किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, हम इसकी विलेयता देखेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, और इसके जो निम्नतर सदस्य हैं वो किस तरह से रहते हैं कमरे के तापमान पर, कैसा होता है, क्या होता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल में C1 से लेके C12 तक के जितने भी सदस्य हैं वो रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर जो होते हैं वो द्रव होते हैं, ठीक है। C12 से अधिक पर आते हैं अपन, तो C12 से अधिक वाले जो होते हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं। ये तो इनकी भौतिक अवस्था की बात करी अपन ने। C1 से C12 तक के जितने भी अल्कोहल हैं ये सब के सब कमरे के तापमान पर क्या है, ये सब कमरे के तापमान पर द्रव हैं। C12 से अधिक चलते हैं तो सब कमरे के तापमान पर रंगहीन ठोस है। जल में विलेयता की अगर बात करें, जल में विलेयता, तो हमें अच्छे से पता है कि अल्कोहल जो है वो जल में विलेय है, विलयशील है, इसीलिए तो पानी मिला मिलाकर पी जाती है ना। अल्कोहल क्या है, जल में पूर्ण रूप से विलयशील है, लेकिन इसके C1 से लेके C3 तक के सदस्य यानी कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये ही जल में विलय हैं। इसके बाद जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा विलेयता घटती जाएगी। अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल के अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये लीजिए आपके सामने, अल्कोहल ROH, जल HOH, दोनों आपस में मिलकर
हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहे हैं और जल में विलेयता की शर्त यही तो होती है कि समान समान को घोलता है, यानी कि यौगिक ध्रुवीय होना चाहिए। अल्कोहल ध्रुवीय है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होना चाहिए, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए, जलयोजन एंथैल्पी का मान भी अधिक होता है। ठीक है, जलयोजन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जल में घुलने के बाद मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा। अब अगर कोई जल में घुल जाएगा तो ऑब्वियस है ऊष्मा उसमें मुक्त होगी। तो ये जल में विलेयशील है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? C1 से C3 तक के। और हमारी जो अल्कोहल है जो पीने योग्य है, जिसको जल में मिलाया जाता है, वो तो C2H5 हो चाहिए, 2 कार्बन वाली है, तो वो आसानी से जल में विलेयशील होती है। तो जल में विलेयता पूर्ण विलेय है। क्वथनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहल का कंपैरिजन किया जाए दूसरे सदस्यों के साथ, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का अपने संगत हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास है C2H5OH और मेरे पास है C2H6। ऑब्वियस है एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, अल्कोहल का सूत्र CnH2n+2O होता है। अणुभार अधिक है। अणुभार अधिक ना भी हो, मान लो अगर अणुभार समान भी हो जाए तब भी अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि अल्कोहल ध्रुवीय यौगिक है, ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इसका क्वथनांक अपने संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होगा। अब मैं कहूं कि अणुभार समान भी हो जाए तो एल्केन और अल्कोहल का तो कभी समान नहीं हो सकता, लेकिन अल्कोहल का समावयवी होता है एक, कौन? ईथर। C2H5OH CH3OCH3। अब देख सकते हो आप इसमें C2 2 कार्बन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। समावयवियों का मतलब पता है कि अणुसूत्र समान है। क्रियात्मक समूह समावयवी मतलब अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न, दोनों के अणुभार समान है। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए किसका क्वथनांक अधिक है तो आप कहेंगे अल्कोहल का। ईथर जो है वो अध्रुवीय है, अल्कोहल ध्रुवीय होता है। ईथर हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है, अल्कोहल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं जितने भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह हैं उनके क्वथनांक का क्रम क्या होना चाहिए। सबसे अधिक क्वथनांक ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में सबसे अधिक क्वथनांक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है और द्विलक के रूप में रहता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैं बात करूं एसिटिक अम्ल की CH3COOH, तो CH3COOH रूम टेम्परेचर पर या तो द्रवावस्था में रहता है या फिर गैस अवस्था में रहता है। और जब ये द्रव या गैस अवस्था में रहता है तो ये द्विलक बनाकर रहता है। आप इसका अणुभार काउंट करेंगे तो अणुभार आएगा इसका 60, लेकिन जब द्रव या गैस अवस्था में आप इसका अणुभार मापेंगे विलयन प्रावस्था में तो आएगा 120, जस्ट डबल। क्यों? क्योंकि ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाकर रहता है, 2 अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, द्विलक बनाकर रहता है तो अणुभार डबल हो जाता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि क्वथनांक समानुपाती अणुभार। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल ध्रुवीय है, अल्कोहल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में कौन कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में भी कीटोन का अधिक, एल्डिहाइड का कम। थर्ड नंबर पर मैंने लिख दिया कीटोन, देन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। उसके बाद नंबर आता है ईथर का। तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूहों में क्वथनांक का क्रम ये है। उसके बाद आते हैं आपके हेलो एल्केन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके बाद आते हैं आपके एल्केन। तो क्वथनांक का क्रम ये हो जाएगा। तो हमारा जो अल्कोहल है उसमें भौतिक अवस्था मैंने आपको बता दी है कि कमरे के तापमान पर C1 से लेकर C12 तक के जो अल्कोहल होंगे वो द्रव होंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो रंगहीन ठोस होंगे। अल्कोहल में गंध आती है, विशिष्ट गंध होती है अल्कोहल की। ठीक है, उसके अलावा हम आगे देखें तो जल में विलेयता, जल में पूर्ण रूप से विलयशील है C1 से लेकर C3 तक के सदस्य। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विलेयता घटती जाएगी, यानी कि 3 से आगे चलेंगे तो विलेयता थोड़ी कम होती चली जाएगी। विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंध बनाता है, ध्रुवीय होता है।
क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। अपने संगत हाइड्रोकार्बन और अपने संगत ईथर की तुलना में इनके क्वथनांक जो होते हैं वो अधिक होते हैं। ये अल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया है और अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट होती है आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।